नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज हम फिर हाजिर हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत शर्मा और बाहरा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। हालांकि वो अभी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे शशिकांत शर्मा जी से। क्या मानते हैं नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को? नंदिनी जी, देखो, जैसा कि पहले से चर्चा थी और इस शिक्षा नीति को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रही और कहा गया कि ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी, आमूल चूल परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं। जी जी। तो उस दृष्टि से ये एक ऐसी शिक्षा नीति आई, मुझे लगता है, जिसने कि निराश नहीं किया और इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो एक ऐसा जो हम ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं वो देश को नजर आएगा। जी जी। और इसको पढ़ने से ही एक इसमें अगर आप देखें तो लगता है कि कुछ बदलाव की तरफ, एक एक्चुअली बदलाव जो लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उससे इसमें नजर आती हैं चीजें। और इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन जो है, एक विश्व स्तर की शिक्षा हम दे पाए अपने देश में, उस दिशा में एक प्रयास शुरू किया गया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मुझे लगता है कि अब जबकि एक वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पे एक जानी जाती है और शिक्षा लेने के लिए देश के बहुत से बच्चे दूसरे देशों में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। तो एक विश्व स्तर की शिक्षा हम अपने देश में देने का माहौल बनाएं, उसके लिए शिक्षा नीति मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगी। और इसमें जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर आप ध्यान दें तो इसमें वो सारी चीज़ें जो कि बड़े आराम से इम्प्लीमेंट हो सकती है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें देश की जो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा नीति में वो एड्रेस हो जाए, उससे अच्छी बात मुझे नहीं लगती कि किसी शिक्षा नीति में ऐसा हो। और हर तबके की जरूरतों को पूरा किया गया, आईआईटी से लेके यूनिवर्सिटी की शिक्षा से लेके स्कूल तक की शिक्षा कैसी होगी और रोजगार के साथ उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हम सबको मालूम है, गरीब देश है, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कुछ बच्चे जो 7वीं 8वीं 6ठी में स्कूल छोड़ देते हैं या 10वीं करके स्कूल छोड़ देते हैं, या कोई बच्चा अगर पढ़े और कॉलेज में स्कूल छोड़ दे, उनके लिए जो बहुत जबरदस्त चीज इसमें दी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ वो अभी क्या माना जाता है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ड्रॉप आउट के नाम से जब बच्चों को जाना जाता है कि ये फेल हुआ, 10वीं भी नहीं कर पाया, 9 से फेल हो गया, या कॉलेज में गया सेकंड ईयर में फेल हो गया, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति ने जितना समय एजुकेशन को दिया है, उसके बदले में, उसके फलस्वरूप कह सकते हैं कि उसके फलस्वरूप उसको उतनी पढ़ाई की एक वैल्यू उसकी जिंदगी में वो उसके काम आ सके। जी जी। मसलन जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई बच्चा 1 साल लगाए कॉलेज में, तो उसको ड्रॉप आउट नहीं कहेंगे, उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मान लिया जाएगा। अगर वो दूसरे साल भी उसमें कायम रहता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और तीसरा साल भी वो करता है तो वो डिग्री ले लेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। जो लोग बाहर जाने चाहते हैं पढ़ने का, कहीं ना कहीं ग्लोबल जो बात कही जाती थी, ग्लोबल सिनेरियो की बात की जा रही थी, जबकि पहले अगर जाते थे तो यहाँ की डिग्रीज वैलिड नहीं होती थी, बहुत जगह बहुत सारी कंट्रीज में दोबारा से उसे करना पड़ता था। हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। हालांकि मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, बाहरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और शिक्षा नीति पर बहुत लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि विश्व स्तर की शिक्षा देने का एक प्रयास केंद्र सरकार ने किया है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, अगर आप पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखें जी, तो विश्व स्तर के जितने मानक हैं सभी स्तरों पर, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का ध्यान रखा गया है, बाद में जो हायर एजुकेशन है जहाँ पे अभी तक हमारी एनरोलमेंट रेशो जो है वो मात्र 1/4 है, 26% जनरल एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में है, उसे 50% तक आगे ले जाना है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुआ करती थी कि अगर आप एक स्ट्रीम में बंध गए, आर्ट्स में बंध गए तो आर्ट्स के होके रह गए। अब मल्टीपल एग्जिट गेट और एंट्री पॉइंट रखे हैं, और जो आपके क्रेडिट्स हैं वो क्रेडिट बैंक है, और आपकी जो एक्रेडिशन होगी वो समकक्ष यूनिवर्सिटियों के साथ रहेगी जी। पहली बार 100 विदेशी यूनिवर्सिटियों को ओपन नाता दिया गया है, लेकिन वही जो पहली 100 यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छा, एरी गैरी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को कैंपस नहीं बनाने दिया। तो मेरी समझ से
21वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं उन सबको समग्र रूप से देखा गया है। जी शशिकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अरुण जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर अरुण ने कहा कि जो टॉप क्लास की फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र इसमें किया गया है जी। और इसके साथ एक मैं ऐड करूंगा कि जो भारत की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उनके लिए स्पेशल तौर पे कहा गया है कि वो विदेशों में जाके कैंपस खोलें, तो एक तरह से दोनों का आदान प्रदान रहेगा। और आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, हमारे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में उन लोगों के लिए एक आय की स्रोत जरिया बने हुए हैं। तो अगर एजुकेशन हब हम बना सके इंडिया को उस तरह से, तो बहुत सारी हमारे पास उससे इकोनॉमी भी रिवाइव होगी, बहुत सारे पैसे भी आएंगे। और जो वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज़, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से हम अगर 50 भी यहाँ पे अगर ले आए तो मुझे लगता है यहाँ का सिनेरियो खुद ब खुद चेंज होगा। और जो विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं कि हमारे पास एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो, जिसकी गिनती कहीं हो, तो वो जो उस तरफ जो एक कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में ये आएगा। और अरुण जी से इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जैसे एजुकेशन हब बनाने की जो बात कही जा रही है, हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे प्रयास हुए कि इंडिया को एक एजुकेशन हब बना दिया जाए, लेकिन नतीजा ये निकला कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई जो एक एक दो दो कमरे में भी थी। तो ये शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि हम इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आगे आने ना दें, पनपने ना दें? शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत अहम प्रश्न है। आपने शिक्षा नीति में बदलाव 1992 में किया, विभिन्न प्रकार का उस टाइम कायस लगाए गए कि इससे शिक्षा में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। पर जो आपने कहा कि 2 कमरों में यूनिवर्सिटी बन गई, हुआ ये कि आपने 2 सिद्धांत साइमल्टेनियसली अपना लिए। एक तो ये कि गुणवत्ता जो है इन्वेस्टमेंट से आ जाएगी, आप इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन में, लेकिन एकेडमिक जो गुणवत्ता थी उस पे शायद ध्यान उतना नहीं गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। और उसके बाद हुआ क्या कि उनका लाभ उठाकर 2 कमरों में भी यूनिवर्सिटी खुल गई, और कहीं पे जहाँ पे ज़मीनें नहीं हैं, जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ, 600 एकड़ भूमि भी ली गई, लेकिन वहाँ पे अकादमिक स्तर किस प्रकार से उन्नत हुआ वो सबके सामने है। तो जो नई शिक्षा नीति है, और ये इस पहलू को अभी तक कोई गौण ही माना गया है, क्लस्टर्स की बात करता है। और आप अगर देखें तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन अलग हो गई, प्राइमरी एजुकेशन अलग हो गई। प्राइमरी के पास स्कूल ग्राउंड नहीं है, सेकेंडरी के पास है। प्राइवेट स्कूल 2 कमरों में खुल गए, ग्राउंड नहीं है। अगर इसको आप टोटलिटी में देखें तो इन सब का निदान किया गया है। क्लस्टर हाउस में कोई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कोई डिफरेंस नहीं है। या जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में एक यूनिवर्सिटी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, हम दोनों साझा क्यों ना कर लें? तो जो सारी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात है वो सारी यहाँ से शुरू हो जाती है। और दूसरा ये था कि आपने ये प्रिज्यूम करके हम चले थे कि फी स्ट्रक्चर जो है अपने आप स्थापित हो जाएगा मार्केट सिद्धांत पे, वो हुआ नहीं। तो इसमें एक बात, मैं कल इसकी एक आलोचनात्मक पहलू भी देख रहा था कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हो गया। लेकिन अगर आप विश्वास करें कि लाइट रेगुलेशंस बट टाइट इम्प्लीमेंटेशन। और अरुण जी तो गवाह रहे हैं वैसे, नंदी जी, मैं कहूँ कि जो हिमाचल इस मामले में दिशा दे सकता है देश को, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेटरी कमीशन है, वो हिमाचल पहला स्टेट था पूरे देश का जिसने कि इस तरह की बॉडी सेटअप की, और इसमें उसकी बात हो रही है। बिल्कुल। मेरे को अरुण जी का एक बहुत पुराना इंटरव्यू, जब ये सेक्रेटरी एजुकेशन थे, तो मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि मैं एक स्कूल में गई जहाँ प्राइमरी स्कूल के पास ग्राउंड नहीं था और सेकेंडरी स्कूल के पास ग्राउंड था, लेकिन प्राइमरी का बच्चा जो है सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में जा नहीं सकता था। तो मुझे जब ये बात कर रहे थे कि अगर एक यूनिवर्सिटी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो दूसरी यूनिवर्सिटी उसका पार्ट बन सकती है। जो हमारे सरकारी स्कूल में, मैं क्योंकि तब ये सेक्रेटरी एजुकेशन थे तब भी मैंने इनसे यह सवाल पूछा था, सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक मिसकंसेप्शन हम लोगों के मन में ये आ गई है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आपने सजीव शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाया, तो एक हमने एम्पिरिकल डाटा, बहुत ज़्यादा उसका नंबर्स तो नहीं था लेकिन किया था, तो 90% जो सरकारी स्कूल थे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों की निस्बत बेहतर था। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्टैंडर्ड का डेवलप
हो गया है, ये ठीक है कि उसमें देरी होती है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर ये कंपटीशन आ गया और अगर आप इस पॉलिसी को टोटलिटी में देखें तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, केयर एजुकेशन से लेके आप ब्रेकफास्ट भी दोगे, आप मिड डे मील भी दोगे। अब दोनों चीज़ों से अभी तक सरकार में मिड डे मील वाले स्कूल हैं, लेकिन अर्ली चाइल्ड केयर वाला स्कूल जब चलेगा तो नीति इस तरफ एक इंगित करती है, इशारा करती है कि जो स्थानीय भोजन होगा वो देंगे, ग्राउंड नट या गुड़ की तरफ इशारा करते हैं। तो जब बच्चों को अगर ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा और उसके बाद साइंटिफिक तथ्य ये है कि बच्चा अगर अच्छा भरपेट खाता है और सुबह सुबह जो है तो उसके सीखने की क्षमता और आगे बढ़ने की ललक, प्रतिस्पर्धात्मक भी, वो दुगनी हो जाती है। तो इस तरफ ध्यान दिया। तो आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप उस चीज़ पे, तो सबको पता है कि 99% जो सरकारी स्कूलों का अध्यापक है वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा क्वालिफाइड है। फिर वो मोटिवेशन लेवल की सिर्फ बात रह जाती है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, और एक रैशनलाइजेशन ऑफ द टीचर्स हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें उनको सिर्फ वो बदलियों वाला तो आपको हिमाचल के संदर्भ में पता है। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी जो मुझे बात लगी, एक सिंगल रेगुलेटरी कमीशन होगा इसमें, एक बॉडी जो है वो पूरी तरह से पूरे देश के उसको रेगुलेट करेगी। कितना फर्क पड़ेगा इसमें भी? जो रेगुलेटरी कमीशन अब प्राइमरी स्कूलों के लिए भी एक स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी ये बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे सकारात्मक पहलू है कि वो मात्र लोग स्कूलों की हाजिरियाँ नहीं लगाया करेंगे या फीस ही नहीं देखा करेंगे। जो प्रोसेस, सुजेस्टिव प्रोसेस जो है वो बड़ी डेलिकेट है कि आप ऑनलाइन लोगों से सुझाव मांगेंगे, लोगों की शिकायतें आएंगी और उसका जो निवारण है वो बच्चों से लिया करेंगे या जो कोई डिफरेंट एबल्डी है या उस एरिया का जो आदमी है उससे लिया करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी चौधराहट जिसे कहते हैं कि रेगुलेटरी कमीशन या बहुत ज़्यादा आप उसको ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स में बांध देते हो, उसका खात्मा हो जाना चाहिए। अब हायर एजुकेशन में भी शशि जी ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य था और बहुत ज़्यादा जब आलोचना हो गई कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बन गई, तो अब समय भी आ गया है कि ये देखा जाए कि रेगुलेटरी कमीशन कितना टाइट था या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी लाइट थी। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे कि आपने पत्रकार की नजर से भी शिक्षा को देखा है? मैंने एक आपसे जो चर्चा शुरू में हम जब कर रहे थे नंदिनी जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, आप अगर हमारे देश की समस्या को देखें, जो गरीब बच्चे हैं खासतौर पे, उनकी ये समस्या रहती है जिनके घरों में आय के साधन बड़े कम है, जिनके माता पिता लेबर करके या कुछ दूसरे छोटा मोटा रोजगार करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो या तो रोजगार के काम में खुद लग जाते हैं और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, वो 5वीं में 6ठी में, उसके बाद उनका एक तो इंटरेस्ट भी पढ़ाई में नहीं होता। और बहुत कम बच्चे जो कि पढ़ने, और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ ही अच्छा पढ़े या हिस्ट्री अच्छा पढ़े या केमिस्ट्री अच्छा पढ़े, उनका जो स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग तो है ही है, साथ में उसका एक तरह से आप उसको इंटर्नशिप करवा रहे हैं स्कूल के टाइम में कि 6-7 का बच्चे को आप बीच में एक टाइम ऐसा आएगा कि पंक्चर लगाना सिखाएंगे कि साइकिल का पंक्चर कैसे लगता है, स्कूटर का, कार का पंक्चर कैसे लगता है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट बच्चे का है तो वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये पढ़ने में कमजोर था, नालायक था तो स्कूल छोड़ दिया, वो उसकी शिक्षा के साथ जुड़ जाएगा, एक ऑफिशियल स्टेटस मिल जाएगा इस तरह के कामकाज को। और दूसरी तरफ जो बच्चे उस तरफ इंक्लाइंड होंगे उनको बीच में एक मौका मिलेगा कि उनका दिमाग पढ़ाई में अगर नहीं है, अगर वो मैथ में 0 नंबर भी ले रहे हैं, पर अगर वो कोई बच्चा अगर ये पंक्चर की दुकान में बेस्ट कर रहा है तो वो नालायक नहीं माना जाएगा, उसको जिंदगी में अफसोस भी नहीं होगा कि मैं नालायक था, आज तो हम इसी से ग्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे एक मैं कहता हूँ ड्रास्टिक चेंज आएगा और बच्चों को रोजगार भी साथ साथ मिलेगा। और जिन बच्चों को वो मैथ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वो अपना रास्ता उसी में से तय कर लेंगे जो हम चाहते हैं कि बच्चे को शुरू में क्लियर हो कि वो करना क्या चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इसको ट्रेनिंग के साथ इन्होंने जो स्कूल को जोड़ा है। और जो छोटी छोटी बातें जो लोक, वो उसमें हमें नाम दिया गया लोक विद्या। बिल्कुल, लोक विद्या जो स्कीम है, ये मुझे ये सबसे अच्छी जो वोकल फॉर लोकल्स का वो लिया गया का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं का ये नारा लगता है। वोकेशनल एजुकेशन के साथ एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जोड़ दिया गया था। एक एम्पिरिकल अध्ययन ये कहता है कि जो भी बच्चा वोकेशनल में जाता है उसकी सामाजिक स्थिति ये हो जाती है कि पढ़ाई में ये कमजोर जैसे जो हमारे ITI में बच्चे जाते हैं उनका वोकेशनल वाला। तो इसमें जैसे मैं एक पर्सनल उससे व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मुझे टांकरी भाषा सीखने का शौक था।
तो टांकरी भाषा जब मैं सीखता था और मेरे अध्यापक को पता चला 1 घंटा तुम वहाँ ख़राब करते हो, और वो सदा के लिए चली गई। आज की डेट में अब टांकरी सिखाने वाले कोई नहीं रहे हैं, तो वो जो इसमें वो बिल्कुल हमारी सभ्यता, प्राचीन चीज़ें। अब 1984 का प्लान डॉक्यूमेंट देखें, उसमें ये कहा गया था कि ये जितनी सेहत के साथ जुड़ी हुई आपकी सामाजिक संस्कृति के साथ आती हुई, आपको कई चीज़ें, दाईपन सिखा देते हैं, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रख दिया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें फिर पीछे रहती गई। तो इस पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आप कम्युनिटी भी आपको सर्टिफाई कर देती है। मास्टर क्राफ्ट्समैन, अगर कोई कारपेंटर ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई, जिसके पास वो डिग्री कोई नहीं है, लेकिन वो आपके स्कूल के बच्चों को इतनी अच्छी बढ़ईगिरी सिखा देता है, बिल्कुल वो टॉप क्लास का बना देता है। उसको थियोरेटिकल कुछ नहीं पता होगा, वो बिल्कुल अंगूठा छाप भी होगा, लेकिन वो बिल्कुल आपके काम में दक्ष होगा। तो वोकेशनल एजुकेशन के साथ एक जो स्टिग्मा था और जो लोक प्रचलित और स्थानीय तौर पर जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि गांव में अब शशिकांत जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको इकोनॉमिक उनकी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, फिर वो शिक्षा छोड़ देते हैं। 3.5 करोड़ बच्चों को अभी आपने जनरल एनरोलमेंट उनकी हायर एजुकेशन में करनी है, तब जाके आप 50% पे पहुंचेंगे। तो वो कितना बड़ा नंबर है अगर आप उनको वोकेशनलाइज ही कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है कि सिर्फ पाठ्यक्रम के ऊपर ना रहे। बिल्कुल। मुझे बहुत पुरानी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद आ रही है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इस शिक्षा नीति में लगता है वो नजर आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिग्निटी हर इंसान को उसका ये फील करवाना कि वो भी एक डिग्निफाइड आदमी है, उस एक इंसान के तौर पे उसको एक रिकॉग्नाइज करना। अब जैसा कि हम विदेशों की बात करते हैं कि विदेश में अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो तो उसको सफाई कर्मचारी को भी ये नहीं देखा जाता कि वो सफाई कर्मचारी है। तो उस दिशा में बढ़ना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक था। और जो हम बात करते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने जब हमारी शिक्षा नीति को चेंज किया या जब उन्होंने ब्रिटिश टाइम में ये शुरुआत की, तो उन्होंने जिस चीज़ को ख़त्म किया था उस चीज़ को रिवाइवल होगा। हमें संस्कृति में अभिमान की अनुभूति हो, हमें लगे कि हम प्राउड फील करें इंडियन होना, अपनी संस्कृति का हमें पता हो, वो भी इसमें टच होगा। क्योंकि वो तो क्लर्क बनाने के लिए या एक आपको नौकरी पेशा लोग उनको चाहिए थे। और उन्होंने सबसे पहले एक जो बहुत ही मशहूर कोट है कि लॉर्ड मैकाले ने जब पूरा देश घूमा, उसके बाद उन्होंने एक ही बात वायसराय को लिखकर दी कि अगर आप इस देश में लंबे समय तक राज करना चाहते हो तो इसको तहस नहस करो। जो इनकी शिक्षा, जो इनका शिक्षा का वो है और जो कल्चर है, तो उसको तहस नहस करने के लिए ये शिक्षा नीति आई, जिसमें कि हम क्लर्क तैयार करते रहे, बाद में ऑफिसर्स तैयार करते रहे जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर सके या एक सिस्टम के लिए काम कर सके जो पब्लिक के लिए इतने ज्यादा काम नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। और उसमें शशि जी सबसे पहली बात कि आपकी मातृभाषा में, हाँ, मुझे जापानी प्रधानमंत्री एबे जी की बड़ी बात जो है वो हर वक्त याद आती है कि हिंदुस्तानी जब दो आपस में सीरियस बात करते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। अब वो शिक्षा, लड़ाई हो जाए तो अंग्रेजी में बात करते हैं। वो शिक्षा नीति जो है कि बच्चा सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में सीखता है, और उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि मातृभाषा और इतने सारे अंग्रेजी स्कूल। शशिकांत जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि पेट काट के भी माता पिता जो है बच्चे को पढ़ाएंगे, और समय के साथ साथ शशि जब वो पेट काट कर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। हमने एक एम्पिरिकल अध्ययन किया कि एक लेबर वाला अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजता है। तो हट फिर के बाद प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजता है कि उसको लगता है कि मेरा बच्चा वो टाई वाले स्कूल में जाएगा, स्मार्ट ड्रेस में जाएगा और वहां पे पढ़ेगा। अच्छा, तो सरकारी स्कूलों का यूनिफॉर्म भी इम्प्रूव हो गई है, स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो गए। मतलब सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर अरुण शर्मा ने कही, देखो जो सरकारी स्कूल है, जिस दिन वहां का टीचर अपना बच्चे को स्कूल में डालने के लिए राजी हो जाएगा, उस दिन आप समझिए कि वो स्कूल सक्सेसफुल हो गया। पर आप ये देखिए शशिकांत जी, मैं तो खुद केवी स्कूल में, सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय है, वहां पढ़ी हूँ, और कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी प्राइवेट स्कूल से वो कम था। और वहाँ के टीचर्स भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में नंदिनी जी, एक दौर था, ये केवी स्कूल तो वैसे ही अच्छे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार के भी जिन स्कूलों में हम पढ़े हैं ऑल्टरनेट भी नहीं था और कोई सोचता भी नहीं था। लाल पानी स्कूल कितना एक टाइम में, वहां से पढ़े हिमाचल के जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के या गांव के भी स्कूल थे, उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। बिल्कुल नहीं, उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट पिछले 1 साल में 18 में किया था। बटसर हमीरपुर का ब्लॉक, हमीरपुर का एक ब्लॉक है, हर एक टीचर को आप हमीरपुर तो लगा नहीं सकते,
हमने सबसे नज़दीक के स्टेशन बड़सर दिए। 90% टीचर्स अपने बच्चों को बड़सर के स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। उस साल हमीरपुर ज़िले में वैसे ही मैरिट्स हिमाचल में सबसे ज़्यादा होती हैं। जी जी। उस साल सारी मैरिट्स जो थी वो बड़सर स्कूल से थी। 25 जनरल की मेडिकल कॉलेज की एडमिशन्स होती हैं, 12 बच्चे सिर्फ बड़सर से थे। और उन स्कूलों में अब कर्नाटक में मैं बड़े ध्यान से देख रहा होता हूँ, कर्नाटक एक लॉ ला रहा है जिसमें ये कंपलसरी किया जाएगा कि बच्चों को आपको अगर आप सरकारी आदमी हैं तो सरकारी स्कूल में, वो बहुत बार बना लेकिन वो मेरे ख्याल कानूनन वैधता उसकी अब भी संदिग्ध ही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले यूपी ने ये कानून बनाया था कि भी वहाँ के सरकारी स्कूलों के जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो अपने डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसका कारण है, मतलब तब जब आप लगातार जब पत्रकारिता में हो तो आप दोनों कारण जानते हो। उसका एक कारण ये है कि अगर उद्योगपति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, ग्लोबल स्कूल में पढ़ा सकता है, तो सरकारी कर्मचारी ने तो उससे ज़्यादा पढ़ाई की है, उसका बच्चा क्यों नहीं ग्लोबल स्कूल में पढ़े। तो हमें बेसिकली स्टैंडर्ड अपने स्कूल का बढ़ाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल का, अगर हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं उसी स्कूल में आए। उससे हम बात आ जाती है कि वो टीचर सेंट्रिक हो गया फिर। हाँ, बड़सर का एक्सपेरिमेंट और ये आपका उदाहरण। हाँ, तो टीचर सेंट्रिक की सारी पॉलिसी में देखें तो हर दूसरे सेंटेंस में टीचर सेंट्रिक। अब इसमें एक तरफ वो ध्यान दिलाता है कि टीचर्स का जो कंपनसेशन पैकेज था वो ठीक कर लिया। हाँ। उनको तनख्वाहों से बिल्कुल किसी को ग्राज भी नहीं होना चाहिए, उनको दी गई। लेकिन क्या उससे ही आपके सार्थकता सिद्ध हो गई सेक्शन 70 के? पर इस बार मैंने बहुत अच्छा पेंडेमिक में देखा कि जितना अच्छा ऑनलाइन सरकारी स्कूलों ने किया, वो शायद किसी प्राइवेट स्कूल में, मुझे याद है मेरा बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी ऑनलाइन क्लासेस कहीं देर से शुरू हुई। पहले सरकारी शुरू हुई और फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। दूरदर्शन के माध्यम से शायद किसी प्राइवेट स्कूल ने पढ़ाया, AIR के माध्यम से शायद किसी प्राइवेट स्कूल ने पढ़ाया। सभी सरकारी स्कूलों ने जो है वो इनिशिएटिव भी लिया और बच्चों को पढ़ाया। नहीं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि सरकारी तंत्र एक इतना फैल चुका है या इतनी जगह पे इतनी दूर दराज के स्कूल हैं, तो जो एक अध्ययन ये भी कहता है कि आपकी मोटिवेशन लेवल या तो कंपैरेटिव होती है या आपकी स्वेच्छा हो जाती है। पेंडेमिक में क्योंकि प्राइवेट स्कूल सिर्फ मॉनिटरिंग के ऊपर चलते हैं, क्लास की मॉनिटरिंग, बिल्कुल सबकी मॉनिटरिंग, तो पेंडेमिक में वो मॉनिटरिंग नहीं थी, वो डंडा जो था नहीं था, तो स्वेच्छा से आपके टीचर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। मैं एक बात और पूछना चाहती थी, जैसे बात की गई कि हम अपनी स्वयं की भाषा में जो है मातृभाषा में शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, खास करके अगर भारत की बात की जाए जहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा का इतना बोलबाला है और आज भी वो एक स्टेटस सिंबल माना जाता है? आप अगर उदाहरण के तौर पर ले, इस पॉलिसी को सबसे पहले एक ही मुख्यमंत्री ने क्रिटिसाइज़ किया है, तमिलनाडु के। बिल्कुल। और तमिलनाडु के स्कूलों का 1967 के बाद लेकिन उनकी नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देखें, क्या सिविल सर्विसेज हैं, क्या कंपटीशन हैं, क्या टेक्निकल है, तो वो तो उनकी तो प्राइमरी की अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होती है। तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी स्कूलों का दबदबा अभी बंद होने वाला नहीं है, लोगों का वो प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन आप मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, उसके साथ कोई स्टिग्मा या हे दृष्टि नहीं अटैच होगी जी। आपको वो लगेगा अगर मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ, मातृभाषा में पढ़ता हूँ, और बच्चे के साथ तो वो जिसको वो बोलता है उसी में अगर वो पढ़ाई शुरू करे तो वो मेरे ख्याल 10 कदम पहले ही औरों से आगे चल। वैसे भी दन्नी जी, इसमें जो अगर आप इसका एक मूल भावना देखें इस पॉलिसी की, वो ये है कि यहाँ से विदेशों में भी हम बच्चों को भेजना चाहते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज को बुलाना चाहते हैं। तो जिन लोगों का उस लेवल पे इंटरेस्ट होगा उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ेंगे, उनके लिए मनाही नहीं है। लेकिन जैसा अरुण जी ने कहा कि वो अपनी मातृभाषा को एक स्वाभिमान की दृष्टि से देखना शुरू करें, उसकी ये शुरुआत हुई। और उनके ऊपर वो बर्डन एक अंग्रेजी सीखने का साथ साथ ना पड़ जाए बचपन में ही, अपनी भाषा में वो आराम से सीख पाएगा, तय कर पाएगा। जब उसमें समझ आएगी तो उसके बाद वो शिफ्ट कर पाएगा। तो अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो वो दोनों चीजें इसमें आ गई हैं जी। तो अंग्रेजी तो जैसा इन्होंने कहा कि इतना जल्दी हम लोग शिफ्ट नहीं होने वाले, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना है। तो आज चाइना वाले अंग्रेजी सीख रहे हैं, बिल्कुल, चाइना हिंदी सीख रहा है, वो तो हर भाषा सीख रहे हैं। बिल्कुल अलग देश है वो। अरुण जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप वाइस चांसलर भी हैं, शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। अगर हम पूरी शिक्षा नीति पर नजर डालें तो सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी?
समग्र दृष्टि से व्यक्ति का विकास, और वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं देगी, आपको को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स और ये वोकेशनल एजुकेशन, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। क्योंकि हमें तो पहले ये वोकेशनल है, इसको आप पढ़िए, इसको मत पढ़िए। मुझे ध्यान है जब हम प्राइमरी में थे कि अंग्रेजी तो उड़ रही है, तो आप अंग्रेजी मत पढ़िए। तो पढ़ाई एक समग्र दृष्टि से 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए और ईमानदारी से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो पूरी शिक्षा नीति में कोई बात ऐसी नहीं लगती जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। सिविक सेंस और गंदगी के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे को कोसता जरूर है, लेकिन पहली बार शिक्षा नीति में इसे शामिल करना और इसमें बच्चों को एब्जॉर्ब करवा देना, बजाय कि इसके कि उनको वो सिर्फ रटी रटाई बातें बताई जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी से हम अपने इस कार्यक्रम का जो है वो समाप्त की ओर हम बढ़ भी रहे हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा जी और डॉक्टर शशिकांत जी, आप हमारे साथ आए, आप और शिक्षा नीति पर इतनी अच्छी बातें हमको बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।